हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की नेचर या प्रकृति को जाने उससे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की अगर बात करें और ये कहें कि ये जो है इन फैक्टर से, इन चीजों से मिलकर के बना है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है उसका। वही उसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट है, ये इन फैक्टर्स को रखता है। तो जब हम कानून की भाषा में पढ़ते हैं या किसी देश के संविधान के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स, ऐसा फ्रेमवर्क जिसके के ऊपर ये कंट्री काम करेगी। मींस कोई भी रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद कंट्री के उन रूल्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल से अलग होंगे नहीं बना सकती है। कोई भी कंट्री, कोई भी रूल्स, कोई भी लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को काटते होंगे, कोई भी कंट्री फ्रेम नहीं कर सकती है। तो वर्ल्ड वाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली दो तरीके के देखने के मिलते हैं। एक होता है फेडरल और दूसरा होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स होते हैं हम पहले वो भी देखेंगे और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स होते हैं हम वो भी देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि फेडरल का मतलब क्या होता है। फेडरल का मतलब होता है संघीय और यूनिटरी का मतलब होता है एक यूनिटी यानी एकत्व। तो अब हम संघीय की बात कर रहे हैं तो फेडरल माने क्या होता है। फेडरल का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी पावर्स हैं, जो भी अथॉरिटी है वो अलग अलग स्टेट्स में, एक कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में बांट दी गई है ताकि काम जो है अच्छे तरीके से हो पाए। वहीं यूनिटरी जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि सेंट्रल ही काम करेगा, एक ही गवर्नमेंट होगी पूरी कंट्री के लिए, स्टेट्स को कोई भी पावर नहीं दी गई। ऐसा होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मैं एग्जाम्पल दूं आपको तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पास एग्जाम्पल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस है और जर्मनी भी। और वहीं दूसरी तरफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है चाइना। और जब हम चाइना की बात करते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एक और कैटेगरी निकल के आती है कि वर्ल्ड वाइड कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी और फेडरल तो होते ही हैं, दूसरी तरफ कोडिफाइड और अनकोडिफाइड भी होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं। अब कोडिफाइड, अनकोडिफाइड, रिटन और अनरिटन से क्या मतलब है, यानी कि जो भी लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है, वो बिल्कुल एकदम एक एक चीज, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, एक एक चीज लिखी हुई है। लेकिन अनकोडिफाइड का मतलब कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ, जो भी लॉज बनते हैं, जो भी आता है कोर्ट के सामने उसी के अकॉर्डिंग बन जाता है। जो कोडिफाइड लॉ के एग्जांपल है वो अगेन हमारे पास क्या है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है और हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंडिया भी कोडिफाइड लॉ में आता है। लेकिन हम अनकोडिफाइड की बात करेंगे तो उनमें कनाडा आ जाता है, यूके आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है। तो ये कंट्रीज जो है हमारे पास अनकोडिफाइड लॉ का एग्जाम्पल स्टेट करती हैं। अब वापस से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर किस तरीके का है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास जब आया उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहीं से फेडरल प्रिंसिपल की शुरुआत हो गई थी। लेकिन फिर भी इंडियन जो लोग थे, इंडियंस को इतनी ज्यादा पावर नहीं दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू पार्टिसिपेशन की गवर्नमेंट में। तो इसी इंडिपेंडेंस की जो इच्छा थी वो बहुत ज्यादा जागृत हो गई कि किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स इंडियन को इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में दे ही नहीं रहे। तो जब इंडिपेंडेंस की इच्छा बहुत ज्यादा जागृत हुई तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली गठित की गई दिसंबर 9, 1946 में। और लेकिन उसके बावजूद दो मेजर पार्टी उस टाइम की, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके बीच में जो भी डेडलॉक क्रिएट हुआ, पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हुआ, उसकी वजह से ये ठीक से फंक्शन नहीं कर पाई। लेकिन जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, उसके बाद जो है ये कंपनी ने, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसने फिर से काम करना स्टार्ट किया और लगभग 3 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमने बोला कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वर्ल्ड वाइड और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मगर इंडिया में क्या है। देखिए, ज्यूरिस्ट जो अलग अलग ज्यूरिस्ट अलग अलग राय रखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर के वर्ड्स हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैरेक्टर का है। तो लेकिन जो ज्यूरिस्ट हैं, जिन्होंने स्टडी की, बाद में जो स्टडी करते हैं अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो उसमें अलग अलग व्यूज निकल के आए। कुछ ज्यूरिस्ट ये बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, जबकि कुछ बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है, हर बार मैं कहूँ अगर आता है LLB की एग्जाम्स में, NLM के एग्जाम्स में तो गलत नहीं होगा। घुमा फिरा के ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है,
क्या यूनिटरी है या फिर फेडरल है। और इतना ही नहीं, पीसीएस जे के एग्जाम्स में भी ये आता है, मेंस एग्जाम्स में आ चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल कि इंटरव्यू में जुडिशरी एग्जाम के जो इंटरव्यू होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। यस, बिलीव इट नॉट बट इट्स ट्रू, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात कर रही थी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया। अलग अलग जूरिस्ट अलग अलग राय रखते हैं। डॉक्टर केसी वेयर, जो कि बेसिकली वो ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पेंड किया और वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी किया। और द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन नहीं है, कॉडिफाइड नहीं है, बट वहां को जो भी उन्होंने देखा, स्टडी किया, वर्ल्ड वाइड स्टडी किए कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें से उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कही, उन्होंने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल है ना फिर यूनिटरी है, बल्कि क्वाजाई कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वाजाई फेडरल है, यानी हाफ फेडरल है। अब किन बातों पे उन्होंने ये कहा ये भी हम पढ़ेंगे, पर और भी राइटर्स हैं जिनकी जूरिस्ट है, जिनकी बातें हम देख लेते हैं। डॉक्टर डी बासु हैं, वो ये बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है, यूनिटरी नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन है दोनों का। जबकि वीएन शुक्ला, डॉक्टर वीएन शुक्ला ये बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस अगर हैं जो कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं इसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल है। डॉक्टर वीएन शुक्ला ये बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जेनिंग्स ये बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में एक अलग ही तरीके का बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो सेंट्रल की बात करें या फिर टोटल एज ए होल इंडिया की बात करें तो उनकी ग्रोथ के लिए कुछ सेंट्रल प्रोविजंस दिए गए हैं। डॉक्टर जेनिंग्स ने इसको फेडरल कैरेक्टर का माना, लेकिन सेंट्रल में को पावर दी गई है कुछ, ताकि जो है इंडिया को एज ए यूनियन, एज ए कंट्री जो है डेवलप किया जा सके, ग्रोथ किया जा सके यूनिटरी फीचर्स के साथ में। तो अब हम पढ़ लेते हैं फेडरल फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जो इसको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले बात करें, सब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब जितनी भी इंडिया में कंट्री में स्टेट है, जितने स्टेट्स हैं उन सबके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और इन तीनों लिस्ट के अकॉर्डिंग ही यूनियन को, स्टेट को और दोनों को, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के प्रोविजंस है, दोनों लॉज बना सकते हैं, दोनों रूल्स बना सकते हैं। तो दोनों को काम जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये बोलता है कि अलग अलग स्टेट्स को अकॉर्डिंगली अपने अपने स्टेट्स को मैनेज करने के लिए पावर दी गई है, जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। फिर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर केसी वेयर ये बोलते हैं कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी और दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरलिज्म में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा है, रिटन है, सब कुछ कोडिफाइड किया गया है। रिजिडिटी, अब यहाँ रिजिडिटी की बात करें तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के प्रोविजन दिए गए हैं कि एज पर द नीड इसको अमेंड किया जा सकता है। जैसे हमको पता है ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे और 8 स्केड्यूल्स है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है इन द वर्ल्ड, सबको पता है, अपने आप में एक अलग ही अजूबा है। सब पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल्स नहीं है। फिर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने देखा है कि जो बात की गई 3 तरीके की पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अगर हम इसको सीरियल वाइज अरेंज करेंगे तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 3 पावर होती हैं, और तीनों को अलग अलग काम करने होते हैं। लेजिस्लेटिव रूल्स बनाती है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करती है रूल्स को, और जुडिशरी अगर रूल्स ठीक से एप्लीकेबल नहीं होते तो वो कंट्रोल करती है। और इन दोनों की पावर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को भी जुडिशरी कंट्रोल करती है। तो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट सुप्रीम माना गया है, किसमें, फेडरल कैरेक्टर में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। अब कौन से ऐसे प्रोविजन है जो फेडरलिज्म में है मगर इंडिया में नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है डुअल सिटीजनशिप की। जैसे यूएस में होता है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप चलती है, स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और सेंटर की, कंट्री की सिटीजनशिप अलग होती है, लेकिन इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, हमको ये बात पता है। फिर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें,
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, हमने बोला स्टेट की पावर अलग होती है और सेंटर की पावर अलग होती है, लेकिन आर्टिकल 115 और 116 में गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहाँ होते हैं? ऑल ओवर इंडिया के एक प्रेसिडेंट इन सेंट्रल के होते हैं, यूनियन के होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंट्री के होते हैं, लेकिन गवर्नर स्टेट के होते हैं। तो स्टेट की पावर गवर्नर के हाथ में होती है और यूनियन की पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट करने का काम किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट के पास। तो आर्टिकल 155 और 156 गवर्नर को अपॉइंट करते हैं और इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या कैरेक्टर है? ये यूनिटरी कैरेक्टर है। इसके अलावा जब स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाए जाते हैं तो गवर्नर प्रेसिडेंट को असेंट करने के लिए भी कुछ लॉज भेजते हैं। वहां पर भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उन्हें वीटो कर सकते हैं। फिर आता है पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर लगता है कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि स्टेट में जो कि नहीं होना चाहिए था, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से जो है पास कर देती है रेजोल्यूशन, तो जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं सब्जेक्ट उनके ऊपर भी जो है क्या कर सकती है? पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। इसके लिए भी हमारे पास आर्टिकल 249 दिया गया है। थर्ड आ जाता है पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर और अमेंड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। जो स्टेट्स ऑलरेडी हैं उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना और नए स्टेट बनाने का काम भी पार्लियामेंट के हाथ में है। आर्टिकल 3 जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि नए स्टेट बन सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनकी बाउंड्रीज में भी चेंज किया जा सकता है। तो ये भी जो है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के 3 तरीके के प्रोविजन दिए गए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। और देखो इनको याद करिएगा, तीनों कैसे 4-4 का गैप है, 352, 356 और 360 याद रख लीजिएगा, 4-4 के इनके बीच में गैप है। तो देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस में भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो पावर देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन को देता है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री क्या कर सकते हैं? रूल फ्रेम कर सकते हैं, भले ही वो स्टेट लिस्ट में मेंशन हो। फिर आता है सेंट्रल ग्रांट्स इन एड। देखिए ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है सेंटर कुछ स्टेट्स को, नीडी स्टेट्स के लिए, और फिर इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इनके प्रोविजंस भी अलग अलग आर्टिकल में दिए गए। आर्टिकल 273, आर्टिकल 275 और आर्टिकल 282 इन्हीं चीज से रिलेटेड है। जैसे कि आर्टिकल 273 बात करता है बिहार, असम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को जूट प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रांट प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अलावा 275 में नीडी स्टेट्स को भी जो हेल्प कर सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल 282 ये कहता है कि यूनियन और स्टेट दोनों, भले ही वो उनके सब्जेक्ट में नहीं आता, मतलब ना तो यूनियन लिस्ट में आता है यूनियन के लिए और ना तो स्टेट लिस्ट में आता है स्टेट के लिए, भले ही वो उनके प्रोविजंस में नहीं आता, उनके डोमेन में नहीं आता, तो भी आर्टिकल 282 ये देता है दोनों को पावर कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो वो हेल्प कर सकते हैं, वो लॉज बना सकते हैं। तो ये प्रोविजन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इन फीचर्स के साथ हमने बोला कि केसी वेरे सही बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैरेक्टर क्वाजी फेडरल है, यानी कि हाफ पार्शियल क्या है? फेडरल है, क्योंकि इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी हैं। लेकिन फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। अभी हम बात करें, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे। कई बार ऐसे होता है कि केसी वेरे ने जो बात कही है वही बात जो है एग्जाम में पूछ ली जाती है और फिर उन्हीं का स्टेटमेंट हमें बताना है कि वो क्यों कह रहे हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू आंसर। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक आंसर पूछ लिया जाए हमसे तो हम क्या आंसर करेंगे? तो हम आंसर इस तरीके से करेंगे कि अलग अलग ज्यूरिस्ट अलग अलग ओपिनियन इसके बारे में रखते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ज्यूरिस्ट वो ये बोलते हैं कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल है, और आप उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात हमें ध्यान रखनी है और हमें आंसर भी इसी तरीके से करना है, बिकॉज वी हैव रीजंस विद अस टू प्रूव आवर आंसर। अगर हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? हमारे पास फिर ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि ये कैरेक्टर्स हैं। अगर हम बोलेंगे यूनिटरी तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि फ्रेमर्स खुद से बोल रहे हैं कि फेडरल है, लेकिन हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं ये बोल के कि क्वाजी फेडरल है, बिकॉज इट इज हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कॉन्स्टिट्यूशन। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।